नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से करते हैं। इसी क्रम में आधुनिक काल की संपूर्ण तैयारी हेतु हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण पुस्तक। इसके अंतर्गत कल हमने कहानी कला को समझा। उससे पहले उपन्यास कला के विषय में, उपन्यास विधा के विषय में हमने जाना। आज की कक्षा का शीर्षक हमारा रहेगा नाटकों का उदय, यानी कुल मिला के हिंदी साहित्य के अंतर्गत नाटकों के जो प्रश्न आते हैं उन सब का संकलन आज की कक्षा में रहेगा। ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे कि पुराने प्रश्न पत्रों में नाटक से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वह इसी तरीके की प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से ही बनते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं प्रैक्टिस सेट्स आधुनिक काल की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप वहां से आधुनिक काल के प्रैक्टिस सेट्स देख सकते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को नोट्स के माध्यम, नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। वैसे ये तीनों मैंने हिंदी बुकशाला चैनल पे करवा दिए थे, लेकिन वो चैनल अभी डिलीट हो गया, तो इनको वापस से करवा रही हूँ। तो कुल मिला के आधुनिक काल की तैयारी आप साथ में करिए इस बुक के माध्यम से, प्लस प्रैक्टिस सेट्स की जो प्लेलिस्ट में बना चुकी हूँ उसके माध्यम से। आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं अन्य परीक्षा उपयोगी बातें वीडियो के माध्यम में। इस बात की ओर एक बार फिर ध्यान दिलाना होगा कि आधुनिक साहित्य के आरंभ में नाटक के उदय का विवेचन करते हुए रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन शीर्षक परिच्छेद के अंतर्गत लिखते हैं। तो सर्वप्रथम तो आप यह जान लीजिए कि ये बुक या फिर कोई भी, चाहे आप बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास पढ़ें, रामचंद्र तिवारी को पढ़ रहे हो, नगेंद्र को पढ़ रहे हो, या कोई भी पुस्तक आप हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए पढ़ रहे हो, सर्वप्रथम शुक्ल जी को आप अपना आधार बनाएं। ठीक है, उनकी बुक भी प्लेलिस्ट में पूरी उपलब्ध है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की बुक प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसे देखिएगा। यदि साहित्य समझ में नहीं आ रहा है तो सरल हिंदी साहित्य का सरल प्लस संक्षिप्त यानी छोटा सा इतिहास कुछ वीडियोस के माध्यम से, वो बुक भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसे देखें। दोनों बुक देख लीजिए। अब यहाँ पर यह भी एक प्रश्न पूछा है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्लस आधुनिक गद्य का आविर्भाव प्लस आधुनिक गद्य का प्रसार, इस शीर्षक से किसने अपने इतिहास ग्रंथ का विवेचन किया है या अपने इतिहास ग्रंथ का विभाजन इन शीर्षकों के अंतर्गत किसने किया? ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, प्रैक्टिस सेट्स में मैं करवा चुकी हूँ, जो आपके आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल वाली प्लेलिस्ट है, वहां पर प्रश्न पूछा है। तो ये भी एक प्रश्न बन गया आपका, ये आपका यूपीटीजीटी में पूछा हुआ है। दूसरा प्रश्न बनता है, यह किसका कथन है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। तो ध्यान ये ना दें कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक में हमने पढ़ा था, भले ही रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक में हम इसे पढ़ रहे हैं, किंतु यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से एज इट इज लिया है। उनकी पुस्तक में जहां ये शीर्षक है आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन, वहीं पर प्रथम जो लाइन है वो यही है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ये परीक्षा में नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में कई बार पूछी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ विलक्षण बात क्यों है, इसकी कोई व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं दी, पर समझा जा सकता है कि इतिहासकार का विस्मय इसलिए था कि कहा तो पिछले प्राय 500 वर्षों तक हिंदी क्षेत्र में नाटक और रंगमंच अनुपस्थित रहा, और कहा 19वीं शती के मध्य से आधुनिक गद्य परंपरा की शुरुआत फिर नाटक से होती है, यानी जो विधा गायब रही बिल्कुल। कहीं रंगमंच पे आपने आदिकाल पढ़ा, भक्तिकाल पढ़ा, रीतिकाल पढ़ा, कविता पढ़ी और जीवन चरित्र भी लिखे गए कवियों के, लेकिन आपने कहीं भी नाटक तो नहीं देखा होगा कि रंगमंच पर नाटक का आयोजन हो रहा है, लेकिन यहाँ आधुनिक गद्य में यह हुआ। ठीक है। भारतेंदु के पिता गिरिधर दास का नहुस नाटक तो पद्यबद्ध ब्रजभाषा में है। खड़ी बोली में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक पहले आता है। 1862। ये 1862। देखिए, जो इनके पिता है ना भारतेंदु, इनका गिरिधर दास का नहुस नाटक भी पूछा जाता है।
और ये शकुंतला नाटक है, ये है लक्ष्मण सिंह का अनुदित, ये भी पूछा जाता है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी प्रताप नारायण मिश्र तथा बद्री नारायण चौधरी के नाटक खड़ी बोली गद्य में एक के बाद एक क्रम में चले आते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात है, जो सर्वप्रथम नाटक जिसको कई विद्वान मानते हैं वो गिरधर दास यानी भारतेंदु के पिता गिरिधर दास का जो नहुष नाटक है उसको मानते हैं। लेकिन पूछ लिया जाए तो देखिए पद्य वद्य ब्रज भाषा में है, पद्य रूप में लिखा हुआ है। जैसे आधुनिक नाटकों का है ना, जैसे जयशंकर प्रसाद में भी पद्य देखने को मिलेगा, लेकिन नाटक तो गद्य में लिखा है, पद्य गाने के लिए वह प्रयुक्त करते हैं। लेकिन ये पद्यवद ब्रज भाषा में नाटक इन्होंने लिखा था। जैसे नौटंकी चलती थी ना, उस तरीके से नौटंकी में यही होता ना, गा गा के बताया जाता है, बस वही। पर क्या आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन नाटक से होना समुचित ऐसी विलक्षण बात है? यदि हम 18वीं 19वीं शती की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं, जिस काल को सामान्यतः पुनर्जागरण कहकर पुकारा जाता है, तो पाते हैं कि इस समय की जो कई बुनियादी विशेषताएं, उनमें एक यह है कि परंपरागत हिंदू एकांतिकता की भावना का निरसन करने के लिए इस युग के मनीषियों ने सामाजिकता की भावना पर बल दिया। इसीलिए सामाजिक छुआछूत को हटाने तथा पुरुष और स्त्री को बराबर का दर्जा दिए जाने की लगातार उन्होंने वकालत की। उन्होंने जो संगठन बनाए उनके नामकरण में यह प्रवृत्ति अच्छी तरीके से देखी जा सकती, यानी कि जो रीतिकाल के है उसके पूर्व में जो एकांतिकता का माहौल बन गया था, तो लोगों को समाज से जोड़ने के लिए, क्योंकि अब अंग्रेजों का शासन का भी व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया था ना, पुनर्जागरण आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा ध्यान दें कि उसके भी, और नई नई जो शिक्षा पद्धतियां हैं वह आ रही थी, बहुत सारे सुधार चल रहे थे। तो इस समय में जब लोगों को समाज से जोड़ने के लिए जो समाज बने, जो संस्थाएं बनी, उनके नाम में भी समाज था। कैसे? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र का तदीय समाज। यह सामाजिकता की भावनाओं को विकसित करना उनके कार्यक्रम का एक मुख्य अंग था। ठीक है। और नाटक में क्या दिखाया गया? सामाजिक विषमताओं को प्रदर्शित किया गया। नाटक अपनी प्रकृति से संश्लिष्ट विधा है। भरत मुनि ने जो कहा है कि ना ऐसा कोई ज्ञान है, ना शिल्प, ना विधा, ना ऐसी कोई कला, ना कोई योग, ना कोई कार्य ही है जो इस नाट्य में प्रदर्शित न किया जा सके, है ना। पहले भाग के उनके 113वें श्लोक 116वें श्लोक में ये देखने को मिलेगा। वह आज तक अपनी जगह है। तो आप जानते हैं संस्कृत के अंतर्गत भरत मुनि नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नाटक के प्रस्तुतिकरण में अनेक व्यक्तियों का सामूहिक योगदान होता है। नाटक लेखक, निर्देशक, अभिनेता, सज्जा सहायक, मंच व्यवस्थापक, प्रकाश चालक और इनके पीछे कार्य करने वाले अनेक शिल्पी तथा कारीगर। नाट्य रचना में इन सबका गुणात्मक सहयोग है। दूसरी ओर नाटक का आस्वाद भी अपनी प्रकृति में सामूहिक है। उन अनेक व्यक्ति एक साथ बैठकर उसे देखते हैं और इस एक साथ बैठने में नाटक का प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि मनोभाव अपनी प्रकृति से अनेक बार संक्रामक होते हैं। नाटक संक्रामक होते हैं। नाटक देखने वालों को इसलिए हमारे यहाँ क्या नाम दिया जाता है? देख लीजिएगा, सामाजिक। नाटक देखने वालों को क्या कहते हैं? सामाजिक। तो नाटक अपनी रचना और आस्वाद दोनों सिरों पर सामूहिक तथा सामाजिक है। हाईलाइट कर लीजिएगा इस लाइन को, बाकी तो कुछ मैंने हाईलाइट करवाई दी है आपको। ऐसी स्थिति में पुनर्जागरण की मूल सामाजिक चेतना को व्यक्त करने के लिए यदि भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने नाटक के माध्यम को चुना, तो युगीन परिस्थिति और काव्य रूप के संबंध में उनकी यही समझ की हमें सराहना करनी होगी। ठीक है, तो ये आपने उदय देख लिया। अब देखेंगे प्रमुख नाटकों। ठीक, अच्छा, आप लोगों से मैं पुनः आग्रह करूंगी कि जो भी परीक्षार्थी चैनल से जुड़े हैं, चाहे तो नेट परीक्षा की तैयारी या असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की बात हो, यूपीएचईएससी की बात हो, जीडीसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, भारतवर्ष के किसी भी राज्य से यदि आप हिंदी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जो किताबें हैं वो एक ही रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि यूपी से फॉर्म भरा है तो कुछ और पढ़ लो और राजस्थान से फॉर्म भरा है तो कुछ और पढ़ लो। नहीं, आपको यह मूल पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। अब तक नहीं पढ़ी, कोई कोचिंग सेंटर, कोई प्रैक्टिस सेट्स, कोई भी नोट्स आप रट नहीं सकते। इतना बड़ा साहित्य आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप याद कर सकते हैं ना। रट तब सकते हैं जब आपको चीज़ें
माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप रट कर उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं को पास नहीं कर सकते आज की स्थिति में। अब जिनके जैक जुगाड़ से हो जाते हैं काम, वो एक अलग बात है कि पेपर ही खरीद गया या पैसा ही इतना ज़्यादा हो कि डायरेक्ट सीट बुक करवा ली, वो बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। हम जैसे जो मिडिल क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक ही रास्ता है कि आप चीज़ों को समझें फिर उसे याद करें। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यस्तता की वजह से किसी किसी दिन मेरा वीडियो नहीं आ पाता। पुनः बताऊंगी कि प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, और प्लेलिस्ट भी मैं अपडेट करती रहती हूँ, लेकिन हर राज्य के लिए, हर परीक्षा के लिए अलग से प्लेलिस्ट में नहीं बना सकती। हिंदी नाटक, निबंध, कविताएं, कहानियाँ, इस तरह से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो कृपया करके प्लेलिस्ट को आप लोग चेक करते रहें। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों से गद्यांश बनते हैं, स्थापना और तर्क के प्रश्न बनते हैं, कथोपकथन बनते हैं। तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट निबंध है ना, निबंध संग्रह चिंतामणि में जो संकलित हैं, श्रद्धा भक्ति कविता, क्या सब कुछ मैं पूर्व में करवा चुकी हूँ। आपका हर साल जब परीक्षा आती है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा सिलेबस मैं पुनः करवा पाऊँ, क्योंकि मैं सब कुछ पूर्व की परीक्षा के लिए करवा चुकी हूँ। तो आपके लिए ये बेहतरीन पुस्तकें मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जब जिस दिन वीडियो नहीं आ पाए प्लेलिस्ट से करें, और आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। यानी जब तक आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब तक तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद तो आप जब परीक्षा आपकी कंप्लीट हो जाए आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, आप डिसलाइक कर सकते हो, मतलब आप वो लाइक वाली प्लेलिस्ट हटा, जो कुछ भी करना करें। लेकिन परीक्षा की यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो होता ही है कि जब दूसरे दिन मैं वीडियो डालती हूँ तो स्वतः आपके पास पहुँचता है कि आपको इस तरीके के वीडियो पसंद हैं। ठीक है, मेरे ही नहीं बल्कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बेहतरीन वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध होंगे वो आपके पास स्वतः ही पहुँचते हैं लाइक करने से, है ना। क्योंकि यूट्यूब को समझ में आता है कि आप कौन सी सामग्री को लाइक कर रहे हैं। और होगा ये कि आपके पेपर तक अन्य फालतू के वीडियो आपकी रिकमेंडेशन में नहीं आएंगे, यही हिंदी के वीडियो आपकी रिकमेंडेशन में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लाइक ज़रूर करें। दूसरा, अच्छा भी लगता है हमें कि चलो आपकी ये पुस्तक कुछ काम आ रही है। कमेंट करने का तो परीक्षा की वजह से समय नहीं होगा, समय हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और कुछ पूछना हो वो भी कमेंट में लिखिएगा। लेकिन अब तक भी भूलवश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अनसब्सक्राइब लोगों द्वारा चैनल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, सब्सक्राइब वाले तो 29-30% ही हैं। तो कृपया करके, मुझे नहीं पता किस कारण से आपने नहीं कर रखा है, लेकिन मैं फिर भी आग्रह करूँगी कि परीक्षा तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। चैनल की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए समर्पित है, और आरपीएससी वाले और यूपी वालों के लिए तो बहुत कुछ इस चैनल पे है, लगभग सब कुछ है ना। भारतेंदु युग के प्राय सभी लेखकों ने मुख्यतः या गौण रूप में नाट्य रचना अवश्य की। इस युग के नाटककार और उनके प्रमुख नाट्य रचनाएं देवकीनंदन त्रिपाठी के प्रकाशित और अप्रकाशित 10 नाटक हैं, शिवनंदन सहाय का कृष्ण सुदामा नाटक है, प्रताप नारायण मिश्र का संगीत शाकुंतल है, बद्री नारायण चौधरी घन का भारत सौभाग्य नाटक है जो उन्होंने 1889 में लिखा। बालकृष्ण भट्ट का दमयंती स्वयंवर है जो 1852 में लिखा। नल दमयंती उन्होंने 1897 में लिखा। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक 1868 में लिखा। श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 में लिखा गया। संयोगिता स्वयंवर 1884 में लिखा गया। राधा कृष्ण दास का महारानी पद्मावती 1893 में। राजस्थान केसरी अथवा महाराणा प्रताप सिंह 1897। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध रुक्मणी परिणय नाटक 1894। राधाचरण गोस्वामी अमर सिंह राठौर 1894। किशोरलाल गोस्वामी मयंक मंजरी महानाटक 1891। तो ये कुछ प्रारंभिक नाटक हैं जो आपको याद रखने चाहिए, है ना। तो ये इसमें से ये श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी तो कई बार पूछा है। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का कई बार पूछ लिया, क्योंकि ये जो जानकी मंगल नाटक है ना, इसमें स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया था, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नाटक की संश्लिष्ट प्रकृति के अनुरूप ही इस युग के लेखकों ने नाट्य रचना की।
नाटक के संबंध में आलोचना और समीक्षाएं लिखी तथा नाटकों के प्रस्तुतिकरण और अभिनय में भाग लिया। किसी एक युग में इतने पूर्णकालिक नाटक कम लिखे गए, फिर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक शीर्षक निबंध 1883 हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का आरंभिक लेखन माना जाता है। इसी तरह व्यवहारिक पुस्तक समीक्षा की शुरुआत भी नाटक से संबंधित है। तो ये तो सब शुक्ल की बुक में हमने पढ़ लिया है, फिर भी ध्यान देने के लिए पढ़ लीजिएगा ताकि आप इसको ध्यान रख पाए। दोबारा सुनाती हूँ। लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा 1886 की आनंद कादम्बिनी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने और हिंदी प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट ने की। अभिनय के संदर्भ में यह स्मरणीय है कि स्वयं भारतेंदु और उनके अनेक मित्र रंगमंच की भूमिकाओं में उतरते थे, अन्य रूपों में रंग कर्म को प्रोत्साहन देते थे। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया, जो 1868 में काशी में खेला गया और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। पूछा हुआ प्रश्न हाईलाइट करिएगा। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। तो ये शकुंतला का अभिनय था। शकुंतला में दोनों ने किया। जानकी मंगल में भारतेंदु ने किया, शकुंतला में प्रताप नारायण में। यह नाटक हर दृष्टि से भारतेंदु युगीन लेखक के जीवन का प्रधान अंग था। तो आज इसमें से कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं। वीडियो को यहाँ पर विश्राम देंगे, कल नाटक को पूरा पढ़ेंगे जिसमें इम्पोर्टेंट जो नाटक हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और नाटक का टॉपिक थोड़ा बड़ा चलेगा, जिसमें आपके यूपीएचसीएससी या जितने भी आपके नाटक लगे हुए हैं ना, चंद्रगुप्त वगैरह, उनका अच्छे से इसमें संकलन दिया गया है। मिलती हूँ पुनः आपसे इसी पुस्तक के साथ और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स के साथ या नोट्स का वीडियो आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।